हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए हमने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन स्टार्ट किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहुंच चुके हैं मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंचे और आज के लेक्चर नंबर 5 पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रहने वाला है आइसोमर शिफ्ट। और आइसोमर शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जनरली दूसरा टर्म का भी यूज किया जाता है जिसे आप बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ओके, तो आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट सेम ही चीज है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे हम बात करने वाला है आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट पे। ओके, अब देखो ना, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देन हम आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को कवर करते हुए आगे को चलेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, जनरली आपको मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर तीन पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं। तीन पैरामीटर्स कौन कौन से, ये देखिए, ये तीन पैरामीटर्स है, ये आपके सिलेबस पे भी दिए हुए हैं। क्या है, पहला है आपका आइसोमर शिफ्ट जिसे हम आज के लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका क्वाड्रापोल इंटरेक्शन और तीसरा है आपका मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ओके, तो इनको तो हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला पैरामीटर पढ़ने वाले हैं जो है आपका आइसोमर शिफ्ट। ओके, अब ये पैरामीटर्स आते कहां से, वो जस्ट आप देखिए। देखो आपको पता है ना, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर्स पे देखी थी वो आपके माइंड पर होंगी। ओके, हमने क्या बोला था, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप किसकी बात करते हैं, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसकी बात करते हैं। सारा अटेंशन किसके ऊपर होता है, इस न्यूक्लियाई के ऊपर। जैसे आपको पता है ना, आप सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग चीजों पे तो बात करते हैं। सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास एक सैंपल मॉलिक्यूल है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप इस सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी तो टारगेट करते हैं। कैसे, जब भी आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उस केस में क्या है, आप बात करते हैं सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है इनकी बात करता है। इस बॉन्ड में वाइब्रेशन रोटेशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। अब बताइए, जब आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो क्या बात करते हैं, आप पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, पूरे सैंपल मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, आप किसकी बात करते हैं, इस सैंपल मॉलिक्यूल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आप उसकी बात करते हैं। तो यहां पर को क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने लेना होता है अपनी सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर। वैसे ही क्या है, जब आप मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उस मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करता है, ये पूरा सैंपल मॉलिक्यूल एज अ टारगेट नहीं होता। हमारा टारगेट क्या होता है, ये न्यूक्लियाई जो आपके सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियाई की बात करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना, अब होता क्या, अब आप बताइए, अगर ये आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, जैसे आपको पता है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग एफई और एसएन के टर्म में करते हैं। और एफई होता है आपका 57 और एसएन होता है आपका 119। तो हमने क्या है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी और एफई और एसएन के केस में ही पढ़नी होती है। समझ में आ रहा। अब देखो ना, आपको पता है कि यहाँ पर जब हम लोग, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पे बता चुकी हूँ कि आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है उससे आपका, सॉरी, जो आपका सोर्स मॉलिक्यूल है, सोर्स मॉलिक्यूल आपको क्या करता है, गामा रे एमिट कराता है। और ये गामा रे आपका सैंपल न्यूक्लियाई क्या है, सैंपल न्यूक्लियाई में जो ये आपका जो सैंपल न्यूक्लियाई है, इस गामा रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब आप बताइए ना, यहां पर को अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, तो ये चीज भी सही है। अब देखो ना, आप ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, इस सैंपल मॉलिक्यूल के सेंटर में न्यूक्लियाई है। ओके, अब ये न्यूक्लियाई क्या है, जैसे आप बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ते थे, वो किसकी वजह से होती थी, इंटरेक्शन की वजह से तो होती थी। वही चीज यहाँ भी आपने बतानी है कि आपका जो मॉलिक्यूल, सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई है, ये इंटरेक्ट करती है, किस किस से इंटरेक्ट कर सकती है। कभी ये क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियाई सेंटर में, न्यूक्लियाई की चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मे बी ये न्यूक्लियाई किसके साथ इंटरेक्ट करे, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे। मे बी किसके साथ क्या कर सकती है, हमारे, हम लोग क्या करें, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोवाइड कराए तो आपकी जो न्यूक्लियाई है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ क्या है, अगर आपके सैंपल मॉलिक्यूल में कोई लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये लिगेंड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर को क्या है, अलग अलग टाइप का आपको इंटरेक्शन मिल रहा है, किसके किसके बीच में, आपकी न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आपके न्यूक्लियाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, आपकी न्यूक्लियाई और लिगेंड के बीच में। तो इसी इंटरेक्शन को क्या है, हमने ये पैरामीटर्स के अंदर पढ़ना होता है। क्वाड्रापोल इंटरेक्शन नाम से पता चल रहा है, यहां भी आपका इंटरेक्शन होने वाला है। किसका इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका न्यूक्लियाई का, या फिर न्यूक्लियाई के साथ किसका इंटरेक्शन, इनमें से किसी भी चीज का इंटरेक्शन हो सकता है। सिमिलरली मैग्नेटिक इंटरेक्शन तो नाम से पता चल रहा है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब आपका न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन होगा, बट किसके साथ होगा,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। तो यही चीजें क्या है, आपने ये दोनों इंटरेक्शन में पढ़ना है, ओके। और इसी इंटरेक्शन की वजह से आपको एक आइसोमर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है, जिसमें आपका जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, आपके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। यानी कि जब आपके जो सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियाई है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपको आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है? तो आप जस्ट इतनी चीज माइंड में रखिए, ये तीन पैरामीटर आपको क्या है, एक के बाद पढ़ने ही पड़ेंगे, आपके सिलेबस पे भी दिए हुए। तो ये तीनों पैरामीटर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके बीच में, जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई के और एक्सटर्नल बाहर से आपको जो चीजें मिल रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से आपको तीन टाइप के पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें ये दो पैरामीटर तो हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली आइसोमर शिफ्ट के बात करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए आइसोमर शिफ्ट में आपको क्या है, आइसोमर शिफ्ट एक टाइप की देखो आइसोमर शिफ्ट क्या है, एक टाइप का शिफ्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी शिफ्ट कैसा है, बस इतनी चीज ध्यान में रखिए, जिसे नाम से पता चल रहा है। आइसोमर शिफ्ट क्या है, एक टाइप का शिफ्ट है जो कि किसकी वजह से अराइज हो रहा है, ये अराइज होता है जब आपका सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो इंटरेक्ट करती है बाहर साइड, जो आपके हंटर पे तो न्यूक्लियाई है, बाहर साइड तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे जो आपके आउटरमोस्ट शेल पे, यहाँ जो बाहर से आपके ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ जो शेल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके साथ इंटरेक्शन की वजह से जो शिफ्टिंग होती है, इसी को बोला जाता है आइसोमर शिफ्ट। इतनी चीज ध्यान में आ रही है? तो अभी जैसे आप सुनिए, मैं आपको आगे कुछ चीजें और एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। इतनी चीज क्लियर है ना? अब हम पर्टिकुलरली आइसोमर शिफ्ट पे बात करते हैं, ओके। तो देखो ना, पहले मैं आपको सिंपली ये बताती हूँ कि आइसोमर शिफ्ट में होता क्या है, ओके। तो देखो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आइसोमर शिफ्ट को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका डेल्टा, ओके। अब आइसोमर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, देखिए मैंने आपको सारी चीजें तो प्रीवियस लेक्चर्स पे बता दी थी, होप आपको वो पता होंगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे आपका सोर्स न्यूक्लियर गामा रे एमिट करता है, कैसे आपका सैंपल न्यूक्लियर गामा रे एब्जॉर्ब करता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय रिकॉइल इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट, ओके। तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जस्ट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके चल रही हूँ। आप देखिए ये जो स्पेक्ट्रा टाइप ड्रॉ किया गया है, ये किसके लिए किया है, सैंपल मॉलिक्यूल, ओके। तो सैंपल मॉलिक्यूल क्या है, सैंपल मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किया है, ये पर्पल लाइन से जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। तो पहला एनर्जी लेवल आई की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है हाफ, और दूसरे एनर्जी लेवल के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 3/2, ओके। तो ये एनर्जी लेवल्स आपको यहाँ पर को दिए हुए, ओके। अब यहाँ पर को क्या हो रहा है, आपने क्या बोला, इसका इस टर्म का मतलब ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोमर शिफ्ट, ओके। यहाँ पर को क्या होनी है, शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग किसकी हो रही है, ये जो आपके एनर्जी लेवल्स है ना, इनकी शिफ्टिंग हो रही है। आप जस्ट ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ क्या हुआ, पहले आप जस्ट सुनिए। यहाँ पर को क्या है, ये आप देखिए, ये इतना तो आपका कॉन्सेप्ट था, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि आपका क्या है, आपका जैसे सोर्स न्यूक्लियाई है, ये आपका सोर्स न्यूक्लियाई है, ये अगर यहाँ से गामा रे एमिट करेगा तो आपका सैंपल मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, जिसे आप आई इक्वल टू हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आई इक्वल टू 3/2। ये तो आपका बना, ये तो ठीक हो गया, इतना तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की वजह से यहाँ पर कुछ जो आपके एनर्जी लेवल्स है, ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे। समझ में आ रहा? ये स्प्लिटिंग नहीं हुई है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने इसे स्प्लिट करके यहाँ पहुंचा दिया, नहीं। यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुई, शिफ्टिंग। आपने क्या किया, ये एनर्जी लेवल्स को ये यहाँ पर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे आप देखिए इनिशियली आपके एनर्जी लेवल्स यहाँ थे, लेकिन आफ्टर केमिकल शिफ्ट क्या हो गया, ये कुछ ऐसे आ गए, यानी कि इनकी एनर्जी गैप बढ़ गई। समझ में आ रहा? ये आपका एनर्जी डायग्राम ही तो होता है। यहाँ पर आपके पहले एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे थे, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर को जैसे आपका एब्जॉर्प्शन हुआ बिकॉज ऑफ केमिकल शिफ्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर को आपके जो एनर्जी लेवल थे, जो इनिशियली इस एनर्जी पे प्रेजेंट थे, ये शिफ्ट होके किस एनर्जी पे चले गए, इस एनर्जी पे। तो ये क्या है, कोई नए लेवल्स नहीं है, ये यही लेवल्स क्या है, शिफ्टिंग के बाद कुछ ऐसे लेवल्स पे पहुंच गए। समझ में आ रहा? यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई, ये शिफ्टिंग है, स्प्लिटिंग नहीं है। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ पर कोई ये जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है, केमिकल शिफ्ट का है, जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सोर्स न्यूक्लियाई से, आपको ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सोर्स न्यूक्लियाई से गामा रे आया, आपके सैंपल न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब किया। सैंपल न्यूक्लियाई का इनिशियली ग्राउंड स्टेट था, जो कि था आई इज इक्वल टू हाफ,
जैसे सैंपल न्यूक्लियर के ऊपर गामा रे पड़ी, तो सैंपल न्यूक्लियर क्या है, एक्साइटेड होके कौन से लेवल पे चलेगी, ये एक्साइटेड लेवल पे, जिसका वैल्यू है I इज इक्वल टू 3/2। बट बिकॉज ऑफ केमिकल शिफ्ट की वजह से क्या हुआ, अभी मैं बताऊंगी कैसे हुआ, वो बताऊंगी, अभी जस्ट सुनिए हुआ क्या। केमिकल शिफ्ट की वजह से क्या हुआ, आपको ये देखने को मिला कि आपका जो एनर्जी लेवल जो इनिशियली क्या है इस पॉइंट पे प्रेजेंट थे, ये शिफ्ट हो गए किस पॉइंट पे चले गए, इतने लेवल पे, यानी कि इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर को क्या हुआ, केमिकल शिफ्ट हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी लिखा है। केमिकल शिफ्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोला मैंने डेल्टा से। तो ये है डेल्टा, जो है आपका आइसोमर शिफ्ट या फिर केमिकल शिफ्ट, जो कि किसके इक्वल है। अगर आप केमिकल शिफ्ट की कितना चेंज यहाँ पर आया, कितना शिफ्ट यहाँ पर आया, अगर आपने उसे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, ES क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ES रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोर्स न्यूक्लियर से जो आपका एक्साइटेशन हुआ उसकी एनर्जी, ये जो इतना पॉइंट यहाँ पर लिखा है इसे आप बोलते हैं ES। और ये है EA मतलब जो आपका एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपका एक्साइटेशन हुआ उसकी एनर्जी। इतनी चीज क्लियर है? और इसे क्या है, आप RG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इसकी रेडियस के टर्म में निकालना चाहते हैं कि इसकी कितनी रेडियस है, तो रेडियस कैसे हुए, RG से आप इसे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट। और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ये बोल रहा है एक्साइटेड स्टेट, ये होगी आपकी ग्राउंड स्टेट। ओके, अब अगर आपने चेक करना है कि कितना शिफ्ट आया, कितनी शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट होगी, आप क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो EA माइनस ES करो, या फिर आप RG माइनस RE कर, सॉरी RE माइनस RG करो, बात सेम ही है। इससे जो वैल्यू आपको कैलकुलेट होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी आपकी आइसोमर शिफ्ट की, डेल्टा की। ओके, अब देखो इतने में हम लोग यहाँ पर बात फिनिश नहीं करेंगे, हमने जिस फॉर्मूलेस वगैरह देखना है कि इसका फॉर्मूला बनता कैसे है, कैसे हमको, क्या आपको पता है, हम लोग 57 FE और 119 SN के लिए ही बात करते हैं सारी की चीजों की। ओके, तो हम इन्हीं का एग्जांपल लेके क्या है चीजों को आगे को डिस्कस करेंगे। पहले आप जस्ट वापस से अपनी थ्योरी पोर्शन पे आइए। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीजों को आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, आपको मैंने जैसे बोल दिया कि आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट क्या है, आपको पता है, आपके पास न्यूक्लियाई है, न्यूक्लिया मतलब आपके पास सैंपल मॉलिक्यूल है, इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियाई है, और इसमें क्या होंगे, बाहर से आपके इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, आपके क्या होंगे, शेल्स भी तो होंगे। जैसे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे, S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट और F ऑर्बिट। ओके, और इन ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन ऑर्बिटल्स में, इनके बीच में और न्यूक्लियाई के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी के कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं डेल्टा, जिसे आप बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ओके, और उसी केमिकल शिफ्ट की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को ये मिलता है कि जो आपका सैंपल न्यूक्लियाई है, जिसके लिए आपने जो एक्साइटेशन वैल्यू, जो आपके एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यूज थी, वो कुछ इनिशियली तो ऐसी थी, बट केमिकल शिफ्ट की वजह से, इस डेल्टा की वजह से आपकी जो ये एनर्जी लेवल्स है, ये आपकी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होके क्या है, किसी दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो जा रहा है। यहीं पर लगता है आपका केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा ना? अब हमने क्या करना है, बस इंटरेक्शन को समझना है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ उसी की वजह से आपको डेल्टा मिला, और उसी डेल्टा की वजह से, उस केमिकल शिफ्ट की वजह से आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को ये मिला, जो आपके एनर्जी लेवल्स है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होके दूसरे लेवल पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर को कितनी शिफ्टिंग होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपका जो एनर्जी लेवल्स है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट शिफ्ट कितने लेवल पे होंगे, ज्यादा में होंगे या कम में होंगे, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि आपके ये जो एनर्जी लेवल है, मैंने ऊपर की ओर यानी कि एनर्जी इनकी बढ़ा के दूसरे लेवल पे इनको शिफ्ट किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ में आ रहा? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आपके ये एनर्जी लेवल जो इनिशियली इस एनर्जी स्टेट पे थे, ये इंक्रीज हो गए, अपनी एनर्जी को बढ़ा के किस लेवल पे चलेंगे, इस लेवल पे चलेंगे। यही लेवल्स है, ये लेवल सेम है, बट इनकी एनर्जी इनिशियली ऐसी थी, बट यहाँ पर को क्या है, केमिकल शिफ्ट की वजह से यहाँ पर को थोड़ी शिफ्टिंग हुई और ये लेवल शिफ्ट हो गए इस एनर्जी पे। ओके, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी बढ़े, यहाँ पर एनर्जी बढ़ भी सकती है, यहाँ पर एनर्जी घट भी सकती है, जरूरी नहीं है ऐसा। मे बी ये कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके जो एनर्जी लेवल से इनकी एनर्जी बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये टोटली डिपेंड करती है डेल्टा की वैल्यू। और डेल्टा की वैल्यू हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग देखेंगे अलग अलग कंपाउंड में आपकी वैल्यूज कैसी निकलती है, किस कंपाउंड के लिए आपकी किस टाइप की एनर्जी लेवल्स कहाँ कहाँ शिफ्ट होंगे, ये सारी चीजें हम आगे को डिस्कस करेंगे।
तो अभी आपको इतनी चीज समझ में आई। तो वही चीज यहाँ पर को थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, ये बोल रहा है जो आपका केमिकल शिफ्ट है, आइसोमर शिफ्ट है, वो कैसे अराइज होता है। अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है उसके इंटरेक्शन किसके साथ, जो आपके सराउंडिंग sp-d-f ऑर्बिटल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके साथ इंटरेक्शन की वजह से ही यहाँ पर को आपको डेल्टा की वैल्यू यानी कि शिफ्टिंग मिलती है। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो अब एक और चीज ऐसी होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन की वजह से डेल्टा तो आता है, ये बात तो ठीक है, बट डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, कितनी वैल्यू होगी, वो किस पे प्रिडिक्ट करा जाएगा, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे है, समझ में आ रहा, यानी कि s ऑर्बिटल क्या है, अलग तरीके से डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करेगा, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल जो है ये अलग तरीके से डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो मैं आपको जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, आप जस्ट ऐसा सुनिए ना। आपको पता है आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज क्या होता है, s ऑर्बिट होता है। तो खुद ही सोच लीजिए ना, अगर s ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रांग वे में क्या है, आपकी जो न्यूक्लियाई है इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा है तो आप इसका समझ सकते हैं डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो आप जैसे यहाँ पर को वही चीज दिखाई, यहाँ पर देख लीजिए, ये बोल रहा है सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम टू अ न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, एस ऑर्बिटल्स में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एस ऑर्बिटल में, जो कि क्या है सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के। तो इसीलिए क्या है, एस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो आपके आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट से अफेक्ट करती है। ओके, लेकिन पीडीएफ ऑर्बिट में भी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ देखिए यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आपकी डेल्टा की वैल्यू को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते जितना एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन करते हैं, बट थोड़ा बहुत ये भी अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये क्या करता है ना, ये आपको डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्शन में नहीं आ सकते, समझ में आ रहा, यहाँ पर को क्या है, शील्डिंग टाइप का कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। यहाँ पर को आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों ओर आपका पहले एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरेक्ट करते हैं सीधे आपके न्यूक्लियस के साथ। लेकिन अगर पी डी एफ ऑर्बिट में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो एस ऑर्बिट में ही होंगे, देन पी में, देन डी में, देन एफ में। ओके, तो क्या होगा, अगर आप बताइए, अगर यहाँ पर को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन एस ऑर्बिट का ही होगा, बट पीडीएफ ऑर्बिट में भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो थोड़ा इंटरेक्शन चाहेंगे। तो होगा क्या ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं, ये जो होता है ये आपके एस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अफेक्ट कराते हैं इंटरेक्शन करने से, समझ में आ रहा, मतलब ये क्या कहेंगे, हम अगर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये जो एस ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन है जो इंटरेक्शन कराने में बहुत ही आसान है, जिनके लिए आपका क्या है, जिनका इंटरेक्शन न्यूक्लियाई के साथ कराने में बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, तो ये क्या करेंगे, इस टाइप के जो एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको अफेक्ट करेंगे बाय शील्डिंग इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर को क्या होगा, देखिए आप जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियाई के, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन शो कराएंगे विद किसके साथ, न्यूक्लियाई के साथ। और यहाँ पर को क्या है, बहुत ज्यादा इस इंटरेक्शन की वजह से आपकी डेल्टा की वैल्यू बहुत ज्यादा वरी करती है। ओके, लेकिन क्या है, पी डी एफ ऑर्बिट में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन तो न्यूक्लियाई के साथ नहीं शो कर पाती, क्योंकि ये इनसे बहुत, न्यूक्लियाई से बहुत ज्यादा दूर होती है। तो ये क्या करती है, ये अपना इन्वॉल्वमेंट कराती है, किसके वजह से, ये क्या करती है, यहाँ जो आपके पीडीएफ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है, शील्ड कर देते हैं मतलब ये इस यहाँ जो एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन्हें दबाने लगता है, इनको क्या इंटरेक्शन करने से रोकते हैं, प्रिवेंट कराते हैं, समझ में आ रहा। तो अगर आपके, आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपके पी ऑर्बिट में, डी ऑर्बिट में, एफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये तो इंटरेक्शन तो नहीं करा पा रही, बट ये क्या कर रहे हैं, आपके जो एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें शील्ड कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट प्रिवेंट करा रहे हैं, किसके लिए, इंटरेक्शन कराने से प्रिवेंट करा रहे हैं, रोक रहे। तो यहाँ पर को क्या होगा, अगर आपका देखो, अब आप सिंपली ऐसा समझ गए कि अगर आपके एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इंटरेक्शन, उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा का वैल्यू। ओके, लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ पर को पीडीएफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसने यहाँ पर को ज्यादा शील्डिंग करा दी, यानी कि शील्डिंग की वजह से क्या होगा, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये क्या इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियाई के साथ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा इंटरेक्शन कराएंगे विद किसके साथ, न्यूक्लियाई के साथ। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा
डेल्टा की वैल्यू, उतनी ज्यादा आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू। ओके, लेकिन अगर पीडीएफ ऑर्बिट ज्यादा है, पीडीएफ ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एस ऑर्बिट को प्रिवेंट कराएंगे इंटरेक्शन करने से। तो जितना कम इंटरेक्शन होगा उतनी ही कम आपकी क्या होगी, डेल्टा शिफ्ट की वैल्यू। तो पीडीएफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, डेल्टा शिफ्ट की वैल्यू कम होने लगती है, और एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डेल्टा शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इसी तरीके से क्या है, इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हो। तो इतनी चीज क्लियर है। तो कौन कैसे अफेक्ट करता है, तो ये जो पीडीएफ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट तो पता है ना, शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका एस ऑर्बिट है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, बाकी के जो ऑर्बिटल्स है इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनकी वजह से। ओके, तो अगर पीडीएफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये क्या, इंटरेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेक्शन कम होगा तो डेल्टा, जो कि हमें केमिकल शिफ्ट के बारे में बताता है, इंटरेक्शन के बारे में बताता है, वो भी कम होगा। और अगर यहाँ पर पीडीएफ ऑर्बिट कम है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम है, और एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इंटरेक्शन, और अगर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा आएगी, केमिकल शिफ्ट क्या होगा, आपके ज्यादा एक्सटेंट पे होगी। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बात होगी आपकी केमिकल शिफ्ट, इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको ना एग्जांपल के फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन कराती हूँ। देखिए, पहले आप जिस यहाँ पर को फॉर्मूला देख लीजिए डेल्टा का वैल्यू, तो हमने डेल्टा के लिए तो ये तो फॉर्मूला दिखाया, ये तो आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्मूला है, बट मेन फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आप डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग टाइप के अपने एटम्स के लिए, अलग अलग टाइप के कंपाउंड के लिए, तो उसके लिए आपका वैल्यू कुछ ऐसा रहता है। ओके, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ये बोल रहे डेल्टा इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में डेल्टा आर अपॉन आर, और यहाँ पर आ जाता है ये एस का वेव फंक्शन, एस स्क्वायर का वेव फंक्शन, मतलब ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, आपको अभी सारे के सारे चीजों का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, अभी जैसे इतना समझो, माइनस सी। ओके, अब इनकी वैल्यूज क्या है, देखो यहाँ पे जो के है और यहाँ पे जो सी है, ये तो होते हैं आपके कांस्टेंट, के और सी पे आप ध्यान मत दीजिए, के और सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब ये हो गया वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, क्या हो गया, वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, मतलब ये दिखाना चाहता है कि आपके एस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा की वैल्यू, उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा शिफ्ट। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो गया। ओके, और यहाँ पर डेल्टा आर क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, डेल्टा आर आपको ये रिप्रेजेंट कराता है कि आपका जो एक्साइटेड स्टेट है और आपका जो ग्राउंड स्टेट है, ये देख लीजिए, जो आपका एक्साइटेड स्टेट है और जो आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। अगर आप इसमें रेडियस के टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो यहाँ जो डिफरेंस आता है उसी को आप बोलते हैं डेल्टा आर, और आर होता है आपका एवरेज रेडियस। ओके, तो आपने इन बाकी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट इसको बात कीजिए, ये आपका वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, इसी के बेसिस पे आपको पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ओके, तो देखो, आपको मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि दो ही जगह आपकी, मैं दूसरा इंक ले लेती हूँ। देखो, आपने क्या, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो ही टाइप के कंपाउंड की बात करनी है, 57 Fe, दूसरा है 119 SN। ओके, तो इन दोनों चीजों पे बात करनी है, तो हम इन दोनों के एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या है, 57 Fe पे बात करेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट 57 Fe की बात कीजिए, हम लोग SN की बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट Fe को समझो, देन आपको ऐसे के कॉम्प्लेक्स समझ में आएंगे। अब हमने क्या देखना है, Fe के अगर अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स है, तो उनके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे वरी करेगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो देखो ना, आपको कैसे प्रिडिक्ट होगा, आपने सबसे पहले एक काम करना है, आप जिस अपने फॉर्मूले को देखो, ये है ना आपका फॉर्मूला, इसी से आपको डेल्टा की वैल्यू प्रिडिक्ट होती है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारी इक्वल है इस पूरी वैल्यू के। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान लगाना है, अपने सबसे पहले आप जिस बात कीजिए अपने डेल्टा आर की। ओके, अब डेल्टा आर क्या है, आपको पता है डेल्टा आर क्या होता है, आपकी एक्साइटेड स्टेट का जो रेडियस है उसे अगर आप ग्राउंड स्टेट के रेडियस से माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिलेगी। यानी कि यहाँ जो आपका रेडियस है, इस रेडियस को माइनस करना है इस रेडियस से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसे आप बोलते हैं डेल्टा आर। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो इतनी चीजों को माइंड पर रखिए। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलती है, डेल्टा आर। ओके, अब ये वैल्यू क्या है, फिक्स है, मतलब फिक्स है, मतलब देखो, अगर आप Fe के केस में लेंगे तो आपको डेल्टा आर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी। समझ में आया, यानी कि जब भी आप यहाँ पर को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब वैल्यू अगर आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट की रेडियस निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की रेडियस निकाल रहे
रहा है कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, Fe वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, 57 Fe वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो डेल्टा आर की वैल्यू आप इसे माइनस करके निकालेंगे वो नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिलेगी मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। समझ में आया? एक्साइटेड स्टेट वाला जो लेवल है इसके लिए जो रेडियस होगी वो कम होगी, इसके लिए रेडियस ज्यादा होगी। तो तब क्या होगा, अगर ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर को जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा आर का जो चेंज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आया? तो अब आप बताइए, अगर मैं आपको पहले से बोल रही हूँ ये चीज फिक्स है, ओके, 57 Fe के लिए जो डेल्टा आर की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, अगर आप इस नेगेटिव वैल्यू को सपोज कीजिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी तो नेगेटिव बन जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे? अगर आपने यहाँ पर को नेगेटिव कोई वैल्यू रखी तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, फिर इससे, इससे, तो सारी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी, नेगेटिव ही निकलेगी। इतनी चीज क्लियर है? वीडियो बना रही हो बीच में क्यों बोल रही हो? बंद कर दिया यार, पता नहीं होगा क्या। तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इतनी चीज क्लियर है? अब आप एक और चीज मुझे बताइए, समझ में आया ना ये चीज? अब आप बताइए यहाँ जो डेल्टा है, डेल्टा तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव में ही होगा, ये तो इक्वल साइन के आगे है। अब आप देखो ना यहाँ पर को आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ये आपका पॉजिटिव है, और आपका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये आपका नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जितना ज्यादा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ज्यादा आप डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये वाली वैल्यू क्या है उतनी ही कम आने लगेगी। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, ये वैल्यू एक दूसरे इसकी क्या है, नेगेटिव में। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, अब आपने किस पे ध्यान देना है, अब आप इतना आपने डेल्टा आर समझ लिया तो बात यहाँ पे खत्म। अब आप जस्ट ध्यान दो अपने वेव फंक्शन पे, जो आपका वेव फंक्शन यानी कि साई एस स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपको बताता है कि आपके एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो डिपेंड करती है। तो आपको क्या पता चल गया कि आपका जो साई है वो आपका डिपेंड करता है डेल्टा पे, मतलब सॉरी, डेल्टा जो है वो आपका डिपेंड करता है साई पे। और आपको ये भी पता चल गया कि ये साई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये पूरे पोर्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इतनी चीज समझ में? आपकी डेल्टा आर अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा, ये जो आपका वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर है ये भी तो आपका नेगेटिव आएगा। तो देखो आपने क्या लिखा कि आपका वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इतनी चीज क्लियर है? तो अगर आप बताइए, अगर मैं आपको क्या, आपको पता है आपका जो डेल्टा है वो आपके सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये जो है वो इस पे डिपेंड करता है, आपने बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। आप जिस इन दोनों पे ध्यान दो, अगर ये पॉजिटिव है अगर ये नेगेटिव है, और मैंने आपको बोला कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये दोनों वैल्यूज क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो हुई। कैसे? अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, यहाँ आप देखिए, ये देखो, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, इसका मतलब यही तो है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, और अगर आप इसे जितना बढ़ाएंगे ये वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो मैं इसे इनवर्सली तो लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जितना बढ़ेगी ये वैल्यू उतना ही कम आएगी। इसलिए हमने क्या है, यहाँ से साइन हटा दिए, हमने जस्ट इसको क्या है, इनवर्स वाला साइन लगा दिया कि ये वैल्यू जितना बढ़ेगी ये वैल्यू उतनी ही कम होगी। इतनी चीज क्लियर है? तो सारे एफई के कॉम्प्लेक्स में ये वाला फॉर्मूला लगता है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो फॉर्मूला तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये पूरा फॉर्मूला जस्ट दिखाने के लिए है, बट पूरी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है? कैसे कर सकते हैं अब आप बताइए। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है कि जितना ज्यादा, यहाँ पर बोला है कि डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, आपका एस कैरेक्टर, यानी कि डेल्टा को तो नहीं बोल सकते आप, जस्ट ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास, देखो ये सिर्फ एफ के लिए लगा हुआ है, ये केस सिर्फ एफ के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ एफ के लिए, एस एन के लिए पूरा इनवर्स हो जाता है। ओके, तो आप जिस इतना माइंड कीजिए कि अगर आपके पास कोई एफ का कॉम्प्लेक्स है और उस एफ के कॉम्प्लेक्स में आपको जितना ज्यादा एस कैरेक्टर मिल रहा है, आपका वेव फंक्शन ऑफ एस क्या दिखा रहा है, वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर ये दिखा रहा है कि एस ऑर्बिट में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा आपका एस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा उतनी ही कम आपकी डेल्टा की वैल्यू होगी। यही चीज तो पता चला इस फॉर्मूले से, ये चीज समझ में आए? यानी कि आप जिस इतना चीज ध्यान में दीजिएगा, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है एफ का,
और Fe के उस कॉम्प्लेक्स में आपको डेल्टा की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जस्ट s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देखिए, अगर आपके पास s ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ज्यादा होगा। अगर आपके s ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिला, किसके लिए? फॉर Fe टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए, समझ में आया? तो Fe का कोई कॉम्प्लेक्स है तो वहां आप एक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, अब एक और फॉर्मूला आपका जनरेट होगा, वो कहां से? वो जनरेट होगा पीडीएफ ऑर्बिट से। आपको पता है आपकी पीडीएफ ऑर्बिट क्या है? वो आपके एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंसंट्रेशन को भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके जो एस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, किसकी वजह से? पीडीएफ ऑर्बिट की वजह से। समझ में आया? यानी कि अगर जितना ज्यादा, समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आपका पीडीएफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, उतना कम आपका एस ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन। यानी कि ये ज्यादा तो ये कम, समझ में आ रहा? ये ज्यादा तो ये कम। इट मीन जैसे यहां हो रहा था ना, ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली तो हो रहा था। इट मीन्स क्या? आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं पीडीएफ ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एस कैरेक्टर के। समझ में आया? तो एक ये इक्वेशन आपको डिराइव हो सकती है, एक ये इक्वेशन। तो आप ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या चीज समझ में आई कि आपका जो एस कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा के, और आपको पता है एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीडीएफ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके। ओके, तो इट मींस क्या हो गया? अगर आप ये दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट करेंगे तो आपको ये तो मिलेगा कि पीडीएफ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा के। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के। समझ में आया? यानी कि इससे आपको एक और दूसरा फॉर्मूला मिला। ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे तो सारे कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर लेंगे। क्या? देखो, अगर आपने ये बोला कि जितना ज्यादा एस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, डेल्टा की वैल्यू उतनी कम। ओके, और जितना ज्यादा किसी भी कॉम्प्लेक्स में पीडीएफ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, उतनी ही ज्यादा आपकी डेल्टा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज से एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब होता क्या है? आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं, चाहे एफई के दे चाहे एसएन के दे। ओके, तो एफई के दिए होंगे तो एफई की कॉन्सेप्ट में अगर एफई के कॉम्प्लेक्स है तो आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई कराना है। क्या अप्लाई कराएंगे? आपसे पूछा जाएगा किस कॉम्प्लेक्स की, आपका कॉम्प्लेक्स सेम होगा बट एफई क्या है? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर वरी कर रहा होगा। अगर आप बताइए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वरी करेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वरी कर रहा है तो आप ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है अगर एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डेल्टा की वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर पीडीएफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डेल्टा की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे पता चलेगा कि किस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है और किसके लिए कम है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यही फॉर्मूला देखो, ये चीज यहाँ पर लिखी है, मोर एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, सिर्फ एफई के कॉम्प्लेक्स में। हाँ, एसएन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एफई की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही कम आपका डेल्टा, जितना ज्यादा आपका पीडीएफ कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी चीज क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एफई के लिए, ठीक है, तो देखो आपका एफई का कॉम्प्लेक्स है, कोई आपका एफई का कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए होंगे। उन सारे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम होगा बट वो कॉम्प्लेक्स वरी कर रहा होगा एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स में एफई आपका एफई 0 स्टेट में होगा, एक में +1 में होगा, एक में +2 में होगा, एक में +3 में होगा, एक में होगा +4 में। तो आपने चेक करा होगा उन सारे कॉम्प्लेक्स में से आपके किस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा आएगी और किस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा की वैल्यू कम आएगी। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? अब देखो बहुत इजी है, आपको पता है एफई के केस में हमने 2 फॉर्मूले लगाने हैं। कौन कौन से? जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्या? अगर आपके कॉम्प्लेक्स में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी, और अगर पीडीएफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर को मिल गई और यही चीज आपने यहाँ अप्लाई करानी। ओके, तो देखो अब आप बताइए, हमने बोला एस कैरेक्टर ज्यादा यानी कि एस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो डेल्टा की वैल्यू कम। अब आप बताइए इन सारे कॉम्प्लेक्स में हमको सिर्फ एफई पे अटेंशन देना है क्योंकि एफई की बात करिए, एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट वरी कर। ओके, तो एफई में बताइए ये अलग अलग ऑक्सीडेशन की एफईज है, तो यहाँ पर आप बताइए किस एफई में एस कैरेक्टर ज्यादा और किस एफई में कम है। तो कैसे पता चलेगा? आप जस्ट एस ऑर्बिट की बात कीजिए। देखिए मैं इंक चेंज करती हूँ, ये आपका एक एस, ये भी एस ऑर्बिट, ये भी एस ऑर्बिट, ये भी एस ऑर्बिट, ये भी एस ऑर्बिट। तो देखो
इन सारे s ऑर्बिट में इस s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस s ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि s इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। यानी कि अगर इस Fe में, इस Fe के कॉम्प्लेक्स में Fe के कॉम्प्लेक्स में S कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप देखिए यहाँ पर S कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर S कंसंट्रेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ, देन यहाँ, इनका तो 0 0 है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर S कंसंट्रेशन ज्यादा है, S इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके लिए क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। और इसके लिए क्या होगी, उसके बाद देखो सबसे लास्ट क्या होगी, इसके लिए होगी, आप जस्ट ऐसा देखिए, हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसमें S कैरेक्टर का कंसंट्रेशन यानी कि S इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा कम। ओके, उसके बाद इसके लिए क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपका S कैरेक्टर में क्या है, थोड़ा सा S कैरेक्टर है, S ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो सबसे ज्यादा इसके लिए, फिर इसके लिए, तो हम देखो 5th नंबर इसको दे देते हैं, 4th नंबर इसको दे देता है। इतनी चीज क्लियर है। अब इन तीनों ऑर्बिट में देखो, इन तीनों ऑर्बिट में क्या है, S कैरेक्टर 0 है, तो S ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो S ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या है, डेल्टा को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब आप बात कीजिए PDF ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अब देखो पीडीएफ में क्या है, सिर्फ आपका डी ऑर्बिट यहाँ पर दिखाया हुआ है, डी ऑर्बिट डी ऑर्बिट डी ऑर्बिट। और आपको पता है डी ऑर्बिट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि डी कैरेक्टर जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा की वैल्यू। अब आप खुद ही देख लीजिए, डी ऑर्बिट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सबसे ज्यादा इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन डी कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका है। इट मीन्स क्या होगा, अगर सबसे ज्यादा डी कैरेक्टर इसका है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू भी तो इसी की होगी। तो फर्स्ट नंबर पे आ गया ये, फिर आ गया ये, फिर आ गया ये। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा डी कैरेक्टर इसके पास, फिर इसके पास, इसके पास, और इनके पास आप डी कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर एस की बात कर दिया। ओके, तो सबसे फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। ओके, और यहाँ देखो इन दोनों का डी तो बराबर है, 6 6 है। अब हम किसके बेसिस पे चेक करेंगे, एस ऑर्बिट। तो एस ऑर्बिट क्या है, जितना ज्यादा उतना डेल्टा कम। एस ऑर्बिट इसके पास सबसे ज्यादा है, तो इसे आपने, इसका सबसे ज्यादा है तो आपने इसे 5th किया, और इसके पास उससे कम है तो आपने इसे क्या किया, 4th किया। समझ में आ रहा ना कैसे हमने किया। तो देखो आपको पता चल जाएगा कि ये इनसे जो आपके पूरे कॉम्प्लेक्स बने होंगे ना, इनसे पूरे कॉम्प्लेक्स बने होंगे, तो उन कॉम्प्लेक्स में से सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू इस वाले कॉम्प्लेक्स की होगी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। तो यही ऑर्डर हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो देखो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू आपकी इस कॉम्प्लेक्स के लिए आएगी, Fe2 के लिए, देन Fe3 के लिए, देन Fe4 के लिए, देन Fe प्लस के लिए, एंड देन लास्ट में Fe के लिए। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर को निकल गई। इतनी चीज समझ पाए, तो इतना सा सिंपल सा आपने काम करना था। इतनी चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं Sn के लिए। तो Sn के केस में ना ये चीज इनवर्स हो जाती है, उल्टी। कैसे, देखो आपको अगर Sn के लिए जब आप डेल्टा आर की वैल्यू निकालेंगे ना, तो Sn के केस में डेल्टा आर की वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगी। तो ऊपर वाले केस में, Fe के केस में क्या था, डेल्टा आर की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही थी, समझ में आया। लेकिन Sn के केस में डेल्टा आर की वैल्यू किस में आ रही, पॉजिटिव में आ रही है। अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर को फॉर्मूला पुट करूँ, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूं कि ये डेल्टा आर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। बट हमने पूरी पूरी वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, हमने जस्ट इस वैल्यू पे ध्यान देना, यानी कि वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, यानी कि एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने ध्यान देना है। इसका मतलब आपको क्या मिला, इसका मतलब आपको मिला कि जो डेल्टा है, हम जिस यहाँ से डेल्टा ले रहे हैं इक्वल का साइन, और यहाँ पर ले रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा आपकी डेल्टा की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा आप डेल्टा बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा। या फिर आप बोल सकते हैं जितना ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स में एस कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा आपका डेल्टा का वैल्यू होगा। क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें ये प्रेडिक्ट हुआ कि दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, और अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इनको मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपका वेव, सॉरी, ये आपका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो आपको एक फॉर्मूला क्या मिला कि Sn के केस में, 119 Sn के केस में जो आपका केमिकल, सॉरी वेव फंक्शन, सॉरी, तो आपको क्या पता चला, 119 Sn के केस में क्या होता है, जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव फंक्शन ऑफ एस,
यानी कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स में उतना ही ज्यादा डेल्टा का वैल्यू। इतनी चीज क्लियर है। अब इससे आपको दो नई कंडीशंस मिलेंगी जिनके बेसिस पे हम बाकी चीजें चेक करेंगे। वो क्या? पहली चीज तो आपको मिल गई कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा होगा। ओके, बट आपको एक और चीज पता है ना कि आपका जो एस कैरेक्टर होता है, वेट कीजिए ये डेल्टा बन गया, जो आपका एस कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीडीएफ के। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ क्या है, इसको प्रिवेंट कराता है इंटरेक्शन करने से। समझ में आ रहा? जितना ज्यादा पीडीएफ ऑर्बिट में पीडीएफ के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना ही ज्यादा इसे शील्ड कर सकते हैं। समझ में आया? और जितना कम होंगे तो वो उतनी कम शील्डिंग करेंगे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका पीडीएफ भी तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर देखो जैसा हमने ऊपर किया था उसी का इनवर्स यहाँ चल रहा है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा डेल्टा, जितना कम पीडीएफ कैरेक्टर उतना ही कम आपका क्या होगा, जितना ज्यादा आपका पीडीएफ कैरेक्टर उतना कम आपका डेल्टा। समझ में आ रहा? यानी कि यहाँ पर को क्या है, आपकी डेल्टा की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और पीडीएफ कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो अब हम एसएन के केस में चेक करते तो देखिए, आपने एसएन के कॉम्प्लेक्स लिए, सारे कॉम्प्लेक्स एक ही जैसे होंगे बट वरी कर रहे होंगे एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो पहले कॉम्प्लेक्स में आपका जो एसएन होगा वो एसएन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, दूसरे में +1 में होगा, तीसरे में +2 में होगा, चौथे में +3 में होगा। ओके, तो अगर आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स लेंगे तो आपको कैसे प्रिडिक्ट होगा कि ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा ज्यादा है या फिर ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा ज्यादा है? तो आपने क्या करना है, एसएन के ये दो स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है। क्या? अगर एस कैरेक्टर ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा, अगर पीडीएफ कैरेक्टर ज्यादा तो डेल्टा कम। तो आप देखिए, सबसे पहले आप एस कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। ओके, तो इनका एस ऑर्बिट ये है, एस ऑर्बिट एस ऑर्बिट एस ऑर्बिट। तो आप देखिए सारे एस ऑर्बिट में, यहाँ पर इस एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बने, वही चीज है ना। एसएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एसएन का होता है आपका 5s2 5p2। ओके, अब देखो यहाँ पर इनिशियली क्या है, जीरो स्टेट है तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उतने। ओके, लेकिन अगर आप इसे एसएन 1 पॉजिटिव कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एसएन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर एलिमिनेट हो गया। यानी कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है इससे आपने एक माइनस करना होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से एलिमिनेट होगा, पी ऑर्बिट से। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5s2 तो एज इट इज रहा, बट ये 5p2 से किस में कन्वर्ट हो गया, 5p1 में। इतनी चीज क्लियर है। दूसरे में जब आपने SN2 करा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर एलिमिनेट किए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर एलिमिनेट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया। तो देखो क्या था, इनिशियली था आपका 5s2 5p2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 5s2 तो एज इट इज रहा, बट ये 5p2 किस में कन्वर्ट हो गया, 5p0 में। अगेन अगर आप SN3 पॉजिटिव करेंगे, इट मींस यहाँ से आपने 3 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो p ऑर्बिट से गए और एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, s से। तो ये बन जाएगा 5s1 और 5p0। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना, अब हमने क्या बात करनी है अपने s कैरेक्टर पे, तो वहीं पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इन तीनों का एस कैरेक्टर तो बराबर है। आप देख लीजिए इन तीनों का एस कैरेक्टर क्या है, बराबर है। इसका एस कैरेक्टर सबसे कम है। और आपको पता है अगर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू, और इसके लिए एस कैरेक्टर सबसे कम है। इट मींस यहाँ पर को डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, यहाँ पर सबसे कम होगी। और हम इसे नंबर दे देते हैं, इसका नंबर क्या आएगा, 4th आएगा, क्योंकि सबसे कम एस कैरेक्टर। ओके, और इन तीनों में एस कैरेक्टर बराबर है तो ये बराबर रहे अभी तक। ओके, और आपको एक और स्टेटमेंट पता है कि जितना ज्यादा पीडीएफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना ज्यादा पी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, एफ कैरेक्टर, उतने ही कम आपकी डेल्टा की वैल्यू। अब आप इन्हें पीडीएफ कैरेक्टर से कंपेयर कर ले। देखो यहाँ पे आप देखो, सबसे यहाँ पर को पी कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर की बात की, पी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है पी कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना कम डेल्टा की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर इसी का है, तो देखो 4th नंबर हमने इसे दिया था तो 3 नंबर हम इसे दे देंगे, 2 नंबर इसे हम दे देंगे, 1 नंबर इसे दे देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए SN2 पॉजिटिव के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके लिए डेल्टा की वैल्यू आपकी मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद सबसे कम किसकी रहेगी, सबसे मिनिमम किसकी रहेगी, SN3 पॉजिटिव। तो देखो ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है आपकी SN2 पॉजिटिव, देन आपकी SN पॉजिटिव, देन आपकी SN0,
और लास्ट में हो जाएगी आपकी SN3 पॉजिटिव। तो अगर आपके ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं तो उन कॉम्प्लेक्स में आपको प्रिडिक्ट करना है किसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, तो आप यही चीज अप्लाई करा के कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, वो मैं जब आपको बोल रही हूँ एग्जांपल्स कराऊंगी वहां मैं आपको वो शेयर करूंगी। ओके, तो अभी जस्ट इतनी चीज आप समझ गए, ठीक है। तो यही था आपका क्या, ये होता है आपका आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट, इसी को बोला जाता है आइसोमर शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट। होप आपको समझ में आया होगा कि आइसोमर शिफ्ट केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कैसे हम उसे समझते हैं और कैसे हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू। ओके, अब लास्टली मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बता देती हूँ कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को प्रिडिक्ट करके हमें क्या पता चलता है। तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ अ केमिकल शिफ्ट और आइसोमर शिफ्ट वैल्यू की क्या एप्लीकेशन है। तो ये बोल रहा है द आइसोमर शिफ्ट वैल्यू इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वैलेंस स्टेट, लिगेंड बॉन्डिंग स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपको क्या बताएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा को प्रिडिक्ट करता है तो ये बताएगा कि उस कॉम्प्लेक्स में वैलेंस स्टेट क्या है, लिगेंड बॉन्डिंग स्टेट क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग स्टेट क्या है। ये सारी चीजें प्रिडिक्ट किसकी हेल्प से हो सकती है, डेल्टा की वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट। ओके, और अगली एप्लीकेशन क्या है, अगली एप्लीकेशन है कि आइसोमर शिफ्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पिन स्टेट एज वेल एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स। आपके कॉम्प्लेक्स में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या स्पिन स्टेट है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रिडिक्ट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू की हेल्प से। इतनी चीज क्लियर है। तो ये लास्टली इसकी एप्लीकेशंस भी होगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पे, जो है आपकी क्वाड्रपोल इंटरेक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।